नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स 24 नवंबर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर प्री के नोट्स और मेंस के नोट्स उपलब्ध हैं, जिनको आप एग्जाम गुरुजी के ऐप से परचेज कर सकते हैं। नोट्स के साथ आपको मिल रहे हैं, प्री के नोट्स के साथ 895 की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की टेस्ट सीरीज, जिसके साथ आप 2022 को यदि एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। साथ ही में मेंस के नोट्स के साथ आपको मिल रही है टेस्ट सीरीज 2021 मेंस की। यदि आपका टारगेट यहां पर भी 2022 है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपकी इस टेस्ट सीरीज में कॉपी में आपके चेक की जाएंगी। इस टेस्ट सीरीज में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, छोटे छोटे फॉर्मेट में होते हैं, 30 मार्क के। तो आपकी प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ में हो जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो प्री के नोट्स हैं ये 1299 रुपए के हैं। इसके साथ आपको 895 की टेस्ट सीरीज मिल रही है। वहीं पर जो ये मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं ये 3000 के हैं। इसके साथ आपको 1295 की मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएंगे। यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। आगे की तरफ बढ़ते हैं और करंट अफेयर की हम शुरुआत करते हैं कि पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा था। उसके पहले आपको जानकारी दे देते हैं एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट की। ये मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आपको पूरी तरह से कोर्सेज फ्री दिए जाते हैं। यदि आप इस टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, यानी आपकी जो रैंक है 1 to 5 के बीच में रहेगी, तो आपको मुख्य परीक्षा और जो प्रारंभिक परीक्षा प्री प्लस मेंस का एग्जाम गुरुजी का वीडियो लेक्चर कोर्स पूरी तरह से फ्री मिलेगा। जो टॉप 5 रैंकर हैं उनके लिए ये दिया जाएगा, प्राइस रहेगा। बात करें तो रैंक 6 से 10 की, तो एमपीपीएससी प्री का जो कोर्स है वो मिलेगा। रैंक 11 से 50 वालों को एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2022 जो कि दिसंबर के महीने में लॉन्च हो जाएगी, वो उन्हें पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। लेकिन बाकी के जो हमारे स्टूडेंट रहेंगे जो टॉप 100 के अंदर आएंगे, उन्हें एमपीपीएससी हो या व्यापम कोई भी कोर्स यदि वो परचेज करते हैं तो उसमें फ्लैट 60% का ऑफ मिलेगा। ये सभी जो 100 टॉप 100 रैंकर्स होंगे उन्हीं के लिए होगा। साथ में यदि आप बात करेंगे इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस बहुत ही सिंपल है। आपको मध्य प्रदेश पढ़ना है, साथ ही में पूरे 1 वर्ष का करंट अफेयर कंप्लीट करके रखना है। अब आपको इसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इसमें मिलने वाली है माइनस मार्किंग। यदि आपके आंसर एक भी गलत हुए तो आपके -1 वहीं पर हो जाएंगे। 100 क्वेश्चंस रहेंगे। बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है ये जो है। आपको टाइम मिलेगा इसमें 60 मिनट का मिलेगा। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए है। आप ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एग्जाम कब होगा ये, तो ये 8 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा। आपकी इस टेस्ट सीरीज के साथ या आप ये कहीं स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ साथ आपका मध्य प्रदेश आने वाले समय में 8 तारीख को पूरी तरह से कंप्लीट होगा। एक तो आपका एमपी कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी तरफ आपका जो करंट अफेयर्स होंगे ईयरली वो पूरे हो जाएंगे। और आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि हमें जो अनुमान है इसमें 5000 प्लस स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार जब ये एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित हुआ था तो इसमें 5000 के ऊपर स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया था और इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हमारा जो एक अनुमान है, क्योंकि पटवारी के और बाकी के एग्जाम भी हो रहे हैं, तो इसमें संख्या बढ़ने की बहुत संभावना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस समय कितनी आपकी तैयारी है, और जनवरी के महीने में ही आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हमने कल क्या क्या करंट अफेयर पढ़ा था। तो शुरुआत करते हैं रिवीजन के साथ। 2023 में G20 का जो कार्यक्रम है पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों का चयन किया गया है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर तो है ही, साथ ही में खजुराहो है जो अभी तक की अपडेट है। मध्य प्रदेश के 2 शहर रहेंगे और हो सकता संभावना ये भी है कि एक आध शहर इसमें जुड़ भी सकता है। तो इंदौर और खजुराहो ये 2 प्रमुख रहेंगे, जहां पर पूरे इस G20 के जो ये समिति आयोजित की जाएगी, सम्मेलन होगा। इस कार्यक्रम का एक कुछ हिस्सा जो है खजुराहो में होगा और एक हिस्सा जो है इंदौर में होगा। एक समिट वगैरह वहां पर हो सकती है या कॉन्फ्रेंस हो सकती है। प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो आयुष विभाग द्वारा किया जा रहा है। हर्बल गार्डन का विकास किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो ये दोनों आयुष विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस चिकित्सा महाविद्यालय और अमेरिका की एमरी यूनिवर्सिटी के बीच OMU हुआ है, तो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के बीच हुआ है। बतागुर भारत में यह केवल मध्य प्रदेश स्थित राष्ट्रीय चंबल नदी में पाया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का कछुआ है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। भारत ने परिवार नियोजन के नेतृत्व में उत्कृष्टता यानी एक्सेल पुरस्कार 2022 जीता है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका जो सम्मेलन किया गया था थाईलैंड में किया गया था।
किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने देश में 18 वर्ष की मतदान आयु को भेदभावपूर्ण करार दिया है, यानी उसको अवैध करार दिया है? न्यूजीलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। भारत एआई संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद किस अवधि के लिए ग्रहण करेगा? तो 2022-23 के लिए करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमिंग हाइड्रो पावर जो स्टेशन है, जो जल विद्युत परियोजना है, इसका क्या किया है? राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में कॉमिंग नदी पे बनी हुई है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। निकोबारी जनजाति का एक पारंपरिक शिल्प है जिसे होदी कहा जाता है, निकोबारी होदी कहा जाता है। एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की नाव है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ, और जो पहला खबर रहा वो आपके सामने ये है। एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स को सशक्तिकरण को लेकर के एमयू का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था। ये जो हस्ताक्षर कार्यक्रम था, जहां पर एमओयू साइन हुए हैं, ये कहां पर किए गए हैं? इंदौर में, नई दिल्ली में, ग्वालियर में या भोपाल में? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने इसमें काफी बढ़ चढ़ करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया था। बड़ी हस्तियां थी इसमें। तो ओएमयू साइन हुए हैं। जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनके साथ किया गया है। 10 कॉमर्स से संबंधित कंपनी है, उनके बीच में ओएमयू साइन हुआ है कि हम यहाँ पर अपना प्लान डालेंगे। जो भी उसके अंदर क्लॉज होते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए, आप हमको क्या क्या दोगे। सरकार ने बोला हम ये नहीं कर पाएंगे, ये कर देंगे, है ना। बार्गेनिंग वगैरह के बाद ये ओएमयू साइन होते हैं। ओएमयू साइन होने का मतलब होता है कि फाइनल है, कि अब यहाँ पर प्लांट डल जाएंगे। तो 22 तारीख को जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये कहाँ? तो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है, ये इंदौर में है। ठीक है, लगभग जितने बड़े प्रोग्राम होते हैं वो यहीं पर होते हैं। जो अगला प्रवासी भारतीय दिवस और जो बिजनेस समिट होने वाला है वो भी इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पे ही होगा। अब इस ओएमयू के बाद ये होगा कि मध्य प्रदेश में नए नए स्टार्टअप्स लगेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश ने क्या है कि अपनी जो स्टार्टअप पॉलिसी 2022 प्रधानमंत्री के द्वारा उसको लॉन्च भी किया गया था, तो वो लागू कर दिए। जिसके बाद हमारे यहाँ क्या है, सरकार बहुत सारी सहूलियतें दे रही है, उनको अलग से क्लस्टर बना करके दे रही है। उनको जो एक तरह से पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है वो सरकार बना करके उन्हें वो सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इस वजह से स्टार्टअप्स हमारे यहाँ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो एक ओएनडीसी है ये भी मध्य प्रदेश में निवेश करेगी, और इन्होंने एक कार्यशाला का भी आयोजन किया था। ये जो ओएनडीसी है, ये जो भारत सरकार है उसके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो उद्योग और संवर्धन संबंधित एक पहल चल रही है, उसका एक हिस्सा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 2 की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना है। इसका एक मैच मध्य प्रदेश में होगा। तो ये मध्य प्रदेश में कहां पर होगा? इंदौर में होगा, जबलपुर में होगा, ग्वालियर में होगा या भोपाल में होगा? तो इसका राइट आंसर है कि इसका जो एक मैच होगा वो इंदौर में होगा। और इसके लिए क्या हुआ था, अभी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था जिसका पोस्टर रिलीज किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पे ही। ठीक है, अब ये जो मैच होगा, इंदौर के जो खालसा स्टेडियम है वहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच आयोजित किया जाएगा। T20 का ब्लाइंड वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच है। ठीक है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस वर्ल्ड कप के कौन है? श्री युवराज सिंह है, हमारे यहाँ ऑलराउंडर रहे हैं। ठीक है, और ये जो मैच है, भारत क्या है, भारत के साथ साथ इसमें अन्य देशों की टीमें, लगभग 15 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट लिमिटेड है, ये क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एंड इंडिया CABI, और इनके द्वारा जो दृष्टिहीन होते हैं उनका ये वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच आयोजित होता है, उनकी ये कराती है। और दिसंबर 2022 में इसका पूरे भारत के अलग अलग शहरों में इसका मैच होने वाला है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। बुम्बलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी ये जो लोकगीत गाया जाता है मध्य प्रदेश के किस अंचल में होता है? बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, निवाड़ में या मालवा में? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि ये बुंदेलखंड का लोकगीत है। अभी क्या हुआ है कि जो स्कूली शिक्षा विभाग है, इसका एक राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रोग्राम हुआ था, और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 2015 में की गई थी। और ये जो हमारे यहाँ का, हमारे देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है और NCERT है, ये लोग मिलकर के करते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं 12th तक के, उनके अंदर कला से संबंधित जो उनकी प्रतिभाएं होती हैं उनको जागृत करने के लिए करते हैं। तो अभी पहले ये राज्य स्तर का होता है, राज्य स्तर के बाद क्या होता है, इसका राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाता है। तो वहां पर ये जो बुम्बलिया लोकगीत है इसको काफी पसंद किया गया है, और इसका जो आगे चल करके ये गीत का जो कार्यक्रम होगा, जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने वाला है, वहां पर भी किया जाएगा। उड़ीसा में होने वाला है इसका राष्ट्रीय स्तरीय कला उत्सव का आयोजन। और ये किस विभाग के द्वारा कराया जाता है? तो ये स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कराया जाता है। इसमें आपके जो विद्यार्थी होते हैं वो नृत्य, संगीत, एकल अभिनय, मूर्तिकला, चित्रकला, इन सभी चीजों से जुड़े हुए कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। बुंदेलखंड के यदि बात करें कि और कौन कौन से लोकगीत हैं, तो एक तो आपका आल्हा गायन है, आल्हा उदल गायन, ये बुंदेलखंड से ही थे तो उनसे जुड़ा हुआ है। बम्बुलिया गीत जिसे भोला गीत भी कहा जाता है, बेराइटा गायन होता है, देवासी गायन होता है,
जिसे देवारी गीत भी कहा जाता है, और जगदेव का फुहारा काफी फेमस है, और फाक गायन तो बुंदेलखंड का इसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। मुख्यमंत्री मीनाक्षी विवाह योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ के द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ये किया जाता मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ। कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये जो योजना है आपकी मुख्यमंत्री मीनाक्षी विवाह योजना, ठीक है, इसका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है, फंडिंग होती है, इसका पूरा संचालन मध्य प्रदेश का जो हमारे यहाँ मछुआ मंत्रालय है, मत्स्य मंत्रालय है, उसके अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश का मत्स्य महासंघ। अभी क्या हुआ है कि इसको कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी गई है। और ये जो पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश में जो नवाचार हो रहा है उन चीजों को ध्यान में रख करके हैदराबाद में दिया गया है। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ है? ये हैदराबाद है, वहीं पर ये पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने जो मत्स्य उत्पादन है वो काफी बढ़ोतरी हुई है, और इसके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, मछुआरों को सुरक्षित किया जा रहा है। नीली क्रांति के रूप में इसको क्या कहते हैं, धीरे धीरे सरकार प्रमोट भी कर रही है। ये कृषि को भी, इसको कृषि में सम्मिलित कर दिया गया है, जिसकी वजह से इनका जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए लोग होते हैं, किसान होते हैं, इनको क्या मिल जाता है, इनको किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते में 0% पे ब्याज पे लोन मिल जाता है। तो अब इन्हीं सारी योजनाओं के कारण क्या हुआ, लोगों को थोड़ा सा उधर की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा है। इंटरेस्ट बढ़ने के कारण क्या है, एक उत्पादन मध्य प्रदेश का बढ़ा है, और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण क्या है, राज्य की हमारे आय भी बढ़ी है। इन्हीं सब चीजों के कारण इसको ये अभी मध्य प्रदेश के जो मत्स्य महासंघ है इसको ये अवार्ड दिया गया है। और राज्य शासन की जो मछली पालन नीति है 2008 के अनुसार अभी 1000 हेक्टेयर में जल क्षेत्र पे हमारे यहाँ मत्स्य पालन किया जा रहा है। मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास बोर्ड जो है मध्य प्रदेश का, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1964 में हुई थी, इसकी जो प्रॉपर शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। वैसे जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 56 में, तब ये बोर्ड आप उस समय पे था। मंत्री मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग जो है, इसके जो मंत्री हैं वर्तमान में श्री तुलसी सिलावट हैं, और जो मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ है ये इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आपको पता है कि फर्म एंड सोसाइटी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसके अंतर्गत इसका 1960 रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके बाद इसको एक संस्था के रूप में बनाया गया है, जिसके माध्यम से योजनाएं संचालित होती। अब हमारे यहाँ जो कन्या विवाह योजना चल रही है, उसी के अलावा इस विभाग की अलग योजना है। अभी हाल ही में मंत्री ने कहा भी था कि हम जो इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री सुकन्या विवाह योजना है, बाकी योजनाएं चल रही है, उनका लाभ भी इस विभाग को मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ करके मेमोरेंडम साइन हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है भदभदा के भोपाल में है, भदभदा क्षेत्र वहां का भोपाल में है। और जो मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ है, सहकारिता के क्षेत्र में देश का प्रथम ISO 9001/2008 प्रमाणित संस्था है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में प्रतिष्ठापूर्ण गोल्ड स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र पे इस गोल्डन स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कौन सा विभाग है? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश खनिज विभाग, मध्य प्रदेश कुटीर एवं हथकरघा विभाग, या यहाँ पे कड़ी लिख गया है, गलती हो गई है, यहाँ पे हमें खादी लिखना है, खादी ग्रामोद्योग विभाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, यानी MSME। अभी क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ का MSME है, इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में गोल्ड स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश की जो नवीन नीति है 2022 की, उसके लिए इसको सम्मानित किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी जो कंपनीज को या कोई स्टार्टअप करना चाहता है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो एकल खिड़की पहले से ही चल रही है, उसमें भी बहुत सारी रियायतें दी जा रही हैं। सरकार क्लस्टर का निर्माण कर रही है, उद्योगों को डालने के लिए उद्यम क्रांति योजना भी चालू कर रही है, युवाओं को भी लोन दे रही है। और व्यापार, यदि आप यहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको बहुत ज्यादा सरलीकरण कर दिया गया है। इन्हीं सब चीजों की ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड दिया गया है। वर्तमान में बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा तेजी से MSME बन रही हैं। ये जो लघु उद्योग होते हैं, आप कहो तो इनमें ज्यादा कर्मचारियों की संख्या होती नहीं, उनको इसमें क्लैरिफाई किया गया है। अभी हमारे यहाँ क्या लेबर लॉ में भी परिवर्तन किए गए इसी वजह से, ताकि क्या है, यदि पहले लेबर हमारे यहाँ नाइट शिफ्ट में कार्य नहीं कर सकती थी कई शहरों पे, तो उसमें भी अवसर दिया गया है। तो इन्हीं सब चीजों से हमारे यहाँ क्या MSME की संख्या बढ़ रही है। बात करें हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग की, तो इसका जो विभाग का गठन किया गया था ये 5 अप्रैल 2016 में किया गया था। वर्तमान में जो इसके मंत्री हैं श्री ओम प्रकाश सकलेचा हैं।
और स्टार्टअप नीति जो हमारे यहाँ वर्तमान में चल रही है, आप इसका नाम याद रखेंगे, 2022 चल रही है, कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। निम्न में से कौन वर्तमान में प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक हैं? अरविंद सिन्हा, सचिन सन्याल, संजय मिश्रा या श्री अरुण गोयल? इसका राइट आंसर होगा, इसके जो वर्तमान में निर्देशालय हैं, बहुत फेमस है ईडी, पूरे सभी आपने लगातार आप खबरों में पढ़ रहे होंगे ईडी का, तो इसके डायरेक्टर का नाम पूछना स्वाभाविक हो जाता है। नाम याद रखिएगा, इनके जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा हैं। इनका कार्यकाल खत्म हो चुका था, लेकिन अब इसको क्या है 2 साल की अवधि के लिए फिर से बढ़ा दिया है। और इसके लिए सरकार ने पहले ही एक अध्यादेश जारी कर दिया था कि सीबीआई और ईडी के जो निर्देशक होते हैं कि इनका जो कार्यकाल है 2 साल की अवधि के बाद 3 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसी आधार पर इनके कार्यकाल को फिर से बढ़ा दिया गया है। शायद इनकी परफॉर्मेंस को देख करके किया गया है, क्योंकि ईडी काफी तेजी से इस समय एक्टिव है, सीबीआई से ज्यादा ईडी एक्टिव हो गई है। तो अब इनका जो कार्यकाल है 2021 में 1 साल और बढ़ाया गया था, इसके बाद 2 साल और बढ़ा दिया गया। तो यानी 3 साल तक का सरकार ने बना लिया था कि हम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, तो इनका फिर से बढ़ा दिया गया। बात करें थी प्रवर्तन निर्देशालय की, तो जो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत की गई थी। ये जो धन से संबंधित यानी पैसों की जो हेरा फेरी होती है, आर्थिक अनियमितताएं होती है एक प्रकार की, ठीक है, या हवाला का कारोबार होता है, ऐसी चीजों की ये जांच करती है। जांच करने के बाद क्या करती है, उनको अरेस्ट करती, पूछताछ करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे की, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश के बैंकों के लिए वेस्ट्रो खाते और वेस्ट्रो खाते खोलने की मंजूरी दी? 2 प्रकार के खाते खोले जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं वेस्ट्रो खाते की खोलने की मंजूरी दी है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस या चाइना? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसकी पूरी संभावना है कि ये आपके साथ किसी न किसी एग्जाम में टकराने वाला है। ये कुछ भी नहीं पूछे, देश नहीं पूछ सकता एक बार, लेकिन ये एक प्रकार के हैं, क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी है बैंकिंग से जुड़ी हुई, तो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक तरह से आप ये कहिए कि हमारी और आपकी जानकारी में ये पहली घटना है। तो आपको ये बताना है कि किस देश के साथ खोलने की मंजूरी दी, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ या चाइना के साथ? तो इसका राइट आंसर होगा रूस के साथ। याद रखना बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 प्रकार के खाते होते हैं, एक वेस्ट्रो खाता होता है, एक नेस्ट्रो खाता होता है। खाते के बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे। पहली बात तो ये रसिया और यूक्रेन का क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यूएसए और बाकी के जो यूरोप कंट्रीज हैं, इन्होंने बहुत सारे जो फाइनेंशियल सैंक्शन होते हैं ये लगा रखे हैं किसके ऊपर, रसिया के ऊपर, कि इसके साथ किसी भी प्रकार का रूस के साथ बिजनेस ना होने पाए, ठीक है। यानी पैसों के इनके बहुत सारे जो रूस है उसके बहुत सारे खाते सीज कर दिए गए हैं, डॉलर में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता रसिया। तो ऐसी बहुत सारी एक तरह से पूरी आर्थिक गतिविधियों को क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो अब भारत का और जो इनके साथ हर कंट्री का लगभग द्विपक्षीय क्या है, समझौता है रसिया के साथ, जैसे हमारे देश का है, इसके बाद चाइना का है, बांग्लादेश का है, बहुत सारे देशों के हमारे क्या होते हैं, एक द्विपक्षीय संबंध भी होते हैं। यदि आप बात करो कि कोई जैसे G20 में एक जो OMU साइन होता है वो एक अलग है, लेकिन हर देश के साथ अपने क्या होते हैं, द्विपक्षीय संबंध भी होते हैं, व्यक्तिगत रिलेशन हो सकते हैं। एक तरह से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पर्सनल टर्म्स हैं। पर्सनल टर्म्स में कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई उन्होंने हमारी कई बार ऐसे समय पे मदद करी है, तो यदि सामाजिक लड़ाई है लेकिन उस व्यक्ति के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, उसने बहुत बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, तो ये हमारा दायित्व हो जाता है कि उसके साथ हम अपने संबंधों को जारी रखें। अब इथिकल है कि वो नॉन इथिकल है, ये डिपेंड करता है कि कारण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर रसिया यूक्रेन का मैटर भी ऐसा है क्योंकि भारत का रसिया ने कई बार बहुत जगह पे काफी साथ दिया, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि हमारी जो सैन्य बोलते हैं क्षमता है जो आज मजबूत है, उसमें हमारा जो सैन्य योगदान है, हमारी जो वेपन्स हैं, उसमें रसिया की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे आने वाले समय में भी वो जरूरतें बनी रहेंगी, तो हम उसके साथ रिलेशन खराब नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी रक्षा से जुड़ा हुआ विषय हो जाता है। तो इन्हीं सब वजहों से क्या है। दूसरा बात करें तो आज की डेट में जब इतने सारे सेंसस लगने के बाद जो यूरोप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इस सब चीजों को करने के बाद हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ऑयल होती है, ठीक है। ऑयल के बाद हम एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं, ठीक है, हम एक कृषि प्रधान देश हैं, तो हमारी जो दूसरी जरूरत हो जाती है वो क्या हो जाती है कि हमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारा ऑयल और फर्टिलाइजर एक ऐसा आप बोल सकते हैं आवश्यकता है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यदि फर्टिलाइजर कि हमारे यहाँ कमी पड़ेगी तो सीधा उसका जो असर होगा हमारे किसानों पे पड़ेगा और उसका पूरा हमारी फूड सिक्योरिटी पे पड़ेगा।
ऑयल हमारे यहाँ, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारा कृषि का भी संबंध ऑयल से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि खेती किसानी में भी पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है, तो उसका भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत आवश्यकता हमारे ऑयल की है। तो अब ये दो चीजें क्या है, रसिया हमारे क्या है, हमें बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध करा रहा है, इस पे बहुत सारा ऑफ दे रहा है, जिसकी वजह से भारत ने क्या है, उसको परचेजिंग करनी है। अब इतने सारे सेंसस के बाद, इतनी सारी रोक के बावजूद भारत उनके साथ खरीदारी कैसे कर सकता है, क्योंकि डॉलर पे उनके खाते सारी चीजें सीज कर दी गई हैं। तो अब इसका एक उपाय निकाला जाता है, वेस्त्रो खाता और नेस्त्रो खाता। वेस्त्रो खाता मतलब होता है कि आपका खाता, नेस्त्रो खाता का मतलब होता है हमारा खाता। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले ऐसे खातों को खोलने के लिए आपको परमिशन किससे लेनी होगी? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा, क्योंकि दो देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार होता है उसकी पूरी निगरानी आरबीआई के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आरबीआई क्या होगा, उसकी अनुमति देगा। इसके बाद ये खाते अन्य बैंक, हमारे यहाँ पूरी की जो बैंकों का मेन दादा है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो उनसे मंजूरी तो लेनी पड़ेगी कि बड़े भाई आप कर सकते कि नहीं कर सकते। तो रिजर्व बैंक ने बोला ठीक है, खाते खोल सकते हो। इसके लिए रिजर्व बैंक, क्योंकि उसको रिजर्व बैंक को उसकी निगरानी भी करनी होगी, तो रिजर्व बैंक ने भारत के दो बैंकों को इसकी परमिशन दी है। एक तो यूको बैंक है, दूसरा बैंक है इंडसइंड बैंक है। इन दो बैंकों को वेस्ट्रो खाता खोलने की मंजूरी दी गई है। साथ ही में रसिया के जो दो सबसे बड़े बैंक है, एक तो सबर बैंक और दूसरा वीटीबी बैंक, ये क्या है, ये विदेशी ऋणदाता है। इनके साथ इनका क्या रहेगा, इनकी बॉन्डिंग रहेगी। एक तरह से आप ये कहेंगे जो आगे के खाते का संचालन होगा इन दोनों के बीच में होगा। बाकी के दो बैंक आपस में बैठ के समझ लेंगे कि हमको किसके साथ बिजनेस करना है, किसके साथ हमें ट्रांजेक्शन करना है। तो अब ये क्या होगा कि ये जो दो बैंक हैं, ये दिल्ली की जो शाखा है वहां पर अपनी वेस्ट्रो खाता खोलेंगे। तो यूको बैंक, सबर बैंक और वीटीबी बैंक में एक एक खाता, जबकि इंडसइंड बैंक में 6 खाते खोलने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो हमारा जो आगे का व्यापार लेन देन होगा वो इन्हीं दो बैंकों के बीच में होगा, इन दो बैंकों का आपस में, इन दो बैंकों के बीच में। और यहाँ पे जो खाते खोले जाएंगे जिसकी जानकारी आरबीआई के पास रहेगी सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन की, और इसी प्रकार वहां पे भारत के खाते खोले जाएंगे रसिया के बैंकों में, और इंडिया के बैंक में किसके, रसिया के बैंकों के खाते खोले जाएंगे। तो दोनों जो देशों पे ये बैंक के खाते खुलेंगे, इसकी पूरी निगरानी हमारे जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद की जाएगी, खाते की पूरी जानकारी रखे। अब वेस्ट्रो खाता क्या होता है, हमने आपको बताया आपका खाता। वेस्ट्रो मतलब आपका खाता, ये लैटिन शब्द का है। इसमें होता क्या है कि जब हमारे देश का, जैसे कौन सा, यूको बैंक की बात करें, यूको बैंक में यदि रसिया का ओबीटी बैंक आकर के अपना खाता खोलता है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर वो पैसा रखेगा, वो हमारे रुपये में रखेगा। उसका पहले क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, रूबल को रुपए में कन्वर्ट करने के बाद वो उसमें जमा करेगा। तो ये जो खाता होता है ये वेस्ट्रो खाता कहलाता है। क्यों? किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में भारतीय मुद्रा में खोला गया खाता कौन सा खाता कहलाता है? वेस्ट्रो खाता। सिंपल बात समझ में आई कि वेस्ट्रो खाता हुआ यूको बैंक में खोलेगा, ठीक है। वीबीटी बैंक हो गया, वीबीटी बैंक ये यहां पर आएगा, सबसे पहले रूबल को रुपए में कन्वर्ट करेगा और इस खाते में क्या करेगा, जमा करेगा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, 10,000 रुपए से आपको खाता खुलाना है तो आपको यहाँ पे रूबल में आप नहीं खुलाएंगे, आप उसको रुपए में कन्वर्ट करके आप उस खाते को ओपन करेंगे। अब क्या होता है कि जब हमारे देश का कोई जो आयातक है, ठीक है, जो आयात करता है या कोई बिजनेसमैन है, उसको जब विदेशी बैंक को भुगतान करना होगा तो सबसे पहले वो जाएगा यूको बैंक में, इस खाते में जाकर के पैसा जमा करेगा और उसके बाद ही उसका क्या करेगा, भुगतान करेगा, उस पैसे को यहाँ से खाते से कटवाएगा। तो उसे इसी बैंक के खाते पे जमा करना होगा। वो अलग तरह के खाते होते हैं। करें यदि नेस्ट्रो खाते की, तो नेस्ट्रो खाता क्या होता है? नेस्ट्रो खाता वो खाता होता है जैसे आपने अभी वेस्ट्रो खाता का जस्ट अपोजिट, यानी भारत का बैंक जाकर के रसिया में अपना अकाउंट ओपन करेगा और पूरा वही प्रोसेस रहेगा। वहां का बिजनेसमैन यदि कोई चीज आयात करना चाहेगा तो भारत वहां पे जाकर के किस पे जमा करना पड़ेगा, वहां पे पैसा जमा करेगा, फिर उसी प्रकार से उसका ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, तो वेस्ट्रो और नेस्ट्रो दोनों तकनीकी रूप से एक ही प्रकार के खाते होते हैं और इसमें अंतर केवल खाता खोलने की स्थिति का है। ठीक है, नेस्ट्रो का जो लैटिन भाषा में मतलब होता है हमारा होता है, यदि किसी बैंक का किसी दूसरे देश में कोई शाखा न हो और उस देश से धन प्राप्त करने के लिए वो उसी बैंक में अपना खाता खोलेगा, नेस्ट्रो खाता कहलाता है। और वहां पर भारतीय बैंक अपने देश के लिए घरेलू मुद्रा में भुगतान स्वीकार करेगा। ठीक है, जैसे रूस में खोला गया रूबल में ही स्वीकार करेगा और रूबल वाला जब यहाँ पे खोलेगा तो उसको रुपए में स्वीकार करना पड़ेगा। तो भारत इन दोनों देशों का व्यापार जो होगा इन खातों के माध्यम से किया जाएगा आने वाले समय में।
ठीक है, तो वेस्ट्रो खाता और नेस्ट्रो खाता ये हमें याद रखना है। इसमें परमिशन किसकी लेनी होती है? आरबीआई की लेनी होती है। ये विदेशी व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, दो देशों के बीच आयात और निर्यात के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि नेस्ट्रो एक प्रकार का है, ठीक है, तो और वेस्ट्रो एक प्रकार का है, तो आपको पता याद रखना चाहिए बैंकिंग से जुड़ा हुआ है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। निम्न में से किस देश की संसद ने हाल ही में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, एफटीए के लिए मंजूरी दी है संसद ने? कहां की? ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या चीन की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। काफी समय से ये मैटर अटका हुआ था, तो अभी क्या हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वहां है एंथनी एल्बिनस। इन्होंने क्या है, संसद से ये पास करा लिया है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। अब इसके बीच में क्या, इसके अंदर बहुत सारे क्लॉज हैं, इसमें अभी डेयरी को नहीं सम्मिलित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो दुग्ध से संबंधित व्यापार होगा उसमें ऑस्ट्रेलिया छूट नहीं देगा। बाकी का वहां पर कितने लोगों को रोजगार देना है, कुछ चीजों में आप 100% आप क्या करोगे, उसको टैक्स फ्री करोगे ताकि हमारा वहां पे निर्यात हो सके। भारत भी उनके कुछ बातों को मानेगा। यही होता है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें किसी भी प्रकार के क्या होते हैं, टैक्सेशन नहीं होते, हमें वहां अवसर प्रदान किया जाता है। लेकिन इन चीजों का भी दोनों देश अपने हितों को भी ध्यान रखते हैं कि वहां के जो लोकल किसान हो या वहां के व्यापारी हो, उनको किसी भी प्रकार से क्या हो, नुकसान ना हो। ठीक है, अब ये एकदम से नहीं लागू होगा, धीरे धीरे इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत ने अभी क्या हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी मार्च 2022 में एफटीए साइन किया है। तो दो देशों के साथ, एक तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ, दूसरा हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हो चुका है। दिवाली के आसपास में ब्रिटेन के साथ भी होने वाला था, लेकिन वहां पे सरकार तो नहीं बदली है, लेकिन प्रधानमंत्री चेंज हो गए हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री ने उस पर रोक लगा दी थी। देखते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री क्या करते हैं उस पर। तो बात करें यदि हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार की, तो जो हमारे 2021-22 के आंकड़े हैं पिछले 10 महीनों के, तो भारत का लगभग 7.2 अरब डॉलर का व्यापार जो घाटा था इतना था। अब ये घाटा अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, तो अब इसको क्या है कि धीरे धीरे इसको क्या है, इसके माध्यम से क्या होगा, ये कम होगा। और जो भारत है ऑस्ट्रेलिया से आपको कोयला, मोती, कीमती पत्थर, इन सब चीजों को क्या करता है, आयात करता है। हमारे यहाँ इनकी बहुत कीमत है। ठीक है, भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को जो निर्यात किया जाता है, एक तो हमारे देश में पेट्रोलियम, हम लोग जो होता है ऑयल होता है, क्रूड ऑयल, वो आयात करते हैं, लेकिन हम पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं बहुत ज्यादा निर्यात करते हैं। हमारे यहाँ ये जो कीमती पत्थर या आप ये कह सकते हैं सब चीजें आती हैं, ठीक है, ज्वेलरी से संबंधित, हमारे यहाँ कारीगरी उन पर की जाती है। उसका बहुत बड़ा जो मार्केट है वो गुजरात है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हीरे बहुत आयात किए जाते हैं, लेकिन रसिया से बहुत सारे डायमंड्स आते हैं, उन पर क्या काश्तकारी करने के बाद, उनके आभूषण बनने के बाद, हमारे यहाँ आभूषण बनाने का बहुत बड़ा मार्केट है, उसको फिर कहाँ भेजा जाता है, वापस से निर्यात किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का सामान, चमड़ा हो गया, रसायन हो गए, ये सब चीजें हम निर्यात करते हैं। अब इसमें जो एफटीए है ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो ऊन और दूध है, इसका वहां पर किसानों का एक बहुत बड़ा मार्केट है, उस पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े, इस वजह से अभी इसको एफटीए में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा भागीदार है। मतलब हमारे यहाँ आयात कम होता है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हमारे यहाँ निर्यात ऑस्ट्रेलिया हमसे ज्यादा आयात करता है। तो आने वाले समय पे आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। बढ़ेंगे हम आगे की तरफ, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में या चेन्नई में? तो इसका राइट आंसर होगा कि ग्रेटर नोएडा में ये हैकाथन आयोजित किया जा रहा है और इसका जो नाम है वो क्या है? ये यूनेस्को भारत हैकाथन अफ्रीका हैकाथन। ठीक है, यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथन 2022 ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इसका जो इनॉग्रेशन किया है, ये किया है योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, यहाँ पर होना क्या है, इसमें लाइव कोडिंग चलेगी। सब बहुत सारी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज के आए हुए हैं, हैकर आए हुए हैं, उसमें लाइव कोडिंग चलेगी। इसके अलावा क्या होगा कि हैकिंग से लेकर के बहुत सारी चीजों पे काम करेंगे, टेक्नोलॉजी का पूरा वो रहेगा, स्टूडेंट्स रहेंगे। अब हैकाथन में क्या है, जो छात्र है वो शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और पीने के पानी जैसे मुद्दों पर प्रौद्योगिकी का कहाँ पर किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी में जैसे अपने एग्रीकल्चर में स्प्रिंकलर सिंचाई होती है, तो वो उसमें किस प्रकार से उसका यूज किया जा सकता है, कि कब पानी की आवश्यकता है, पानी दे, फिर अपने आप रुक जाए। ठीक है, लोगों की टंकियां टाइम पर भर जाती हैं तो पानी बहता रहता है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है। हम लोग के लिए बहुत छोटी माइनर चीजें हैं, है ना, हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी प्रकार से ऊर्जा का, अब आप देख रहे हो एआई बेस्ड बल्ब आ चुके हैं,
यदि वहां पर किसी ह्यूमन को वो नहीं पाएंगे तो अपने आप वो ऑटोमेटिक बल्ब बंद हो जाएंगे, फैन ऑफ हो जाएंगे, एसी ऑफ हो जाएगा। तो अब एलएस का आ ही चुकी है हमारे आपके बीच। तो ऐसी बहुत सारी कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है इस्तेमाल किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो चुकी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसकी। तो इन्हीं सब चीजों पर कोडिंग होगी, एक अवसर दिया जाएगा, फिर उसके बाद पुरस्कार दिए जाएंगे। यूनेस्को, ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। परीक्षा में इस बार आया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है, फ्रांस में। आज के आखिरी प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से कौन सा देश चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस या मिस्र? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। भारत ने क्या है, फर्टिलाइजर अभी जो पहले हमारे यहाँ लगभग आप ये कह सकते हैं कि 40% 2019 से लेकर के जब आप आंकड़े देखेंगे अभी 2022 तक के, तो रसिया से हमारा 40% से ऊपर का आयात होता था फर्टिलाइजर का। रसिया का उस टाइम पे हम लोग 2% 3% के आसपास करते थे जो आयात करते थे फर्टिलाइजर। लेकिन अब धीरे धीरे क्या, क्योंकि रसिया हमें दे रहा बहुत सारी चीजों में ऑफ, ठीक है, चाइना में चल रहा था कोविड, इसकी वजह से ये फर्टिलाइजर क्या कर रहे थे, आपूर्ति उसकी रोक रहे थे धीरे धीरे। तो अब क्या हुआ है कि रसिया से हमें जब ऑफ मिल रहा है तो हमारा बहुत सारा जो आयात है वहां से हो रहा है। तो अब इस पे एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है। आप ये मान के चले लगभग 5 से 6% का केवल फर्टिलाइजर भारत इस समय चाइना से आयात कर रहा है। वहीं पे रसिया के साथ हमारा ये जो गैप था अब ये उल्टा हो चुका है। तो भारत ने बहुत सारा जो आयात है इस बार फर्टिलाइजर का किससे किया है? रसिया से किया है। तो चाइना अब पीछे हो चुका है। अब रूस में आपूर्ति वृद्धि के कारण क्या है, चीन, जॉर्डन, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात जैसे जो पारंपरिक हमारे स्रोत थे आयात के, अब उनमें भी गिरावट आ रही है। रूस की हिस्सेदारी लगभग 6% थी, चाइना की 24% थी, लेकिन अब 2019 के पहले जाएंगे तो बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी, फिर इनकी बढ़ी, लेकिन अब क्या हो गया, इनकी सबकी घट गई है। अब सिर्फ रसिया की तरफ मूवमेंट हुआ है जो अब बढ़ करके लगभग 60% के आसपास पहुंच गया है। भारत यूरिया का एक बहुत बड़ा आयातक देश है और हमारा लक्ष्य है कि हम 2024 तक आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हमारे यहाँ एक तो कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर में यूरिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नैनो यूरिया एक लॉन्च हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो नैनो यूरिया का भी अब इस्तेमाल के लिए सरकार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। रूस और बेलारूस को दुनिया में उर्वरकों का सबसे प्रमुख निर्यातक कहा जाता है। रूस की यदि हम बात करें तो अमोनिया का जो निर्यात होता है रूस 22% करता है, वहीं यूरिया का निर्यात 14% करता है। मोनो अमोनियम फास्फेट का जो निर्यात करता है, जो हम लोग जिसको लोग MAP कहते हैं, इसका 14% के आसपास करता है। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, कोशक महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। रिमी दिवांशु, आपके आंसर हमें मिल चुके हैं। शमशेर का भी है, नितेश और नामजीन आपने भी शुरुआत कर दी है। आप सभी के आंसर काफी अच्छे थे। एग्जाम गुरुजी की तरफ से उनको हार्ट दे दिया गया है, बाकी के लोग उनके आंसर्स को पढ़ लेंगे। बहुत सारी डिटेल उन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं बताई है। ज्यादा डिटेल्स की आवश्यकता हमें अब नहीं रह जाती बताने की, क्योंकि बाकी के जो हमारे कमेंट लगातार करते हैं, रेगुलर कमेंटर एक तरह से ये कहें तो बहुत सारी जानकारी ये शेयर कर देते हैं पहले ही, पर वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। धीरे धीरे हमारे बहुत सारे फैक्ट्स मजबूत हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारा एक नॉलेज बढ़ रहा है। हम यहाँ आते ही नॉलेज के लिए है और नॉलेज कभी पूरा नहीं होता, तो जो जहां से ज्ञान मिले उसको हमें ले लेना चाहिए। तो बाकी के सभी लोग जो कमेंट करते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि जब आप उनके कमेंट पढ़ें तो उसको लाइक जरूर कर दिया करें। इसलिए कर दिया करें, हमारे यहाँ धन्यवाद देने की प्रथा है, तो एक तरह से जब उसने ज्ञान दिया है, ज्ञान लिया, तो उसका धन्यवाद कहना जरूरी है। कोशक महल की बात करें तो जो इसका निर्माण हुआ था, ये पहली बात तो ये चंदेरी में है। उस टाइम पे ये पूरा मालवा जो क्षेत्र था उसके उस समय के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी ने, उन्होंने 1445 में करवाया था। और ये जो बना हुआ है ये अफगानी शैली में बना हुआ है, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ है इसका अफगानी शैली में हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जो जौनपुर के सरकी थे सुल्तान, उनको पराजित करने के बाद इसका क्या किया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था। और कई जगह यह भी कहा जाता है कि कालपी विजय के उपलक्ष्य में भी इसको करवाया गया है। तो दो तीन चीजें, दो बातें हैं जो अलग अलग जगह पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। और इसको क्या है, इसको आप जब तारीख फरिश्ता के अनुसार इसमें ये कहा गया है कि हिजरी 848 में मालवा का जो सुल्तान है महमूद खिलजी जब यहाँ से गुजरा तो उसको यहाँ पे कोशक के हद मंजिला अर्थात 7 मंजिला इमारत बनाने का उसने आदेश दिया। उसको बहुत सुंदर जगह लगी तो उसने ऐसा कहा कि यहाँ पे एक इमारत का निर्माण कराना चाहिए, लेकिन इसकी 7 मंजिला नहीं है, बाकी की इमारतें ढह गई हैं और ये आधा ही बन पाया था, फिर वो चले गए यहाँ से। अब बात करें इसकी यहाँ पर कि इसका फिर क्या हुआ, जब इसमें बहुत सारे क्या हुआ, इसका जब
खंडहर टाइप का होने लगा, गिर गया। तो 1979 के आसपास जब ये यहाँ पे जो ग्वालियर राजघराना है, इसके महाराज थे माधवराव सिंधिया, तो इनके द्वारा इसकी मरम्मत वगैरह करा गई। तो आखिरी बात उन्होंने कराया था, फिर गार्डन वगैरह बनवा के काफी खूबसूरत जगह बना दी गई है इसको। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। वीर सिंह महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? शिवपुरी में है, दतिया में है या मुरैना में है? सूर्यकांत और यश, आपका कमेंट आया था कि जो करंट अफेयर्स है ईयरली है ना, एमपी के अलग से करा दिए जाएं। हमने एमपीपीएससी का जब एग्जाम हुआ था तो उसके पहले भी मध्य प्रदेश प्लस मध्य खेल, ये पूरे करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, पर्यावरण, इन सब से जुड़े हुए अलग अलग फॉर्मेट में करंट अफेयर्स कराए थे। आप निश्चिंत रहिए, आपको जनवरी फर्स्ट वीक से पूरा एक साल, जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होगी। इसको लेकर के आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। हमारी चिंता, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये टेंशन आप लोग छोड़ दो। आपका पूरा एक साल का करंट अफेयर्स, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो, जो एग्जाम के लिए जरूरत है वो करंट अफेयर कराया जाएगा। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। पिछले करंट अफेयर हमने जुलाई में कराए थे एग्जाम के पहले, आप उसको एक बार देख लेंगे। लगभग प्रश्न पीएससी के वहां से आए हैं करंट अफेयर्स के, कोई कहने वाली बात नहीं है। यूट्यूब चैनल पे आप वो करंट अफेयर डले हुए हैं, पेपर भी आप सभी के पास है। एक बार बैठ करके आप देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हम लोगों का ज्यादा वो नहीं है, वो कुछ क्लासेस बहुत छोटी छोटी थी, छोटे छोटे फॉर्मेट में थी, लेकिन जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है हमारा फोकस वहां होना चाहिए। अनावश्यक कचरा दिमाग में भरने का कोई मतलब नहीं है, तो उन चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सभी के करंट अफेयर जनवरी से लेकर के दिसंबर 22 तक के करंट अफेयर पूरे जनवरी फर्स्ट वीक से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी क्लासेस अल्टरनेट डेज में लगातार लगेंगी। 6 या 7 क्लासेस होंगी, जिसमें एमपी प्लस आपका नेशनल प्लस इंटरनेशनल, ये पूरा करंट अफेयर 2022 का मैं करवा दूंगा आपका। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आप सबका ये टेंशन नहीं है, ये हमारा है। आप लोग केवल पढ़ाई करिए। एमपीपीएससी के वीडियो कोर्स परचेज करने हैं, जिसके साथ प्री प्रिंटेड प्री नोट्स मिल रहे हैं। यदि मेंस का कोर्स परचेज करते हैं तो प्री प्लस मेंस जो 5000 के नोट्स है वो इसके साथ फ्री मिल रहे हैं। तो आप एग्जाम गुरुजी के ऐप से कर सकते हैं और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पटवारी की क्लासेस को लेकर के आपको क्वेरीज आ रही है, काफी लोगों की लाइव क्लासेस लगाई जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए, सारी क्लासेस होने वाली है एग्जाम गुरुजी में। नोट्स भी एग्जाम गुरुजी के आएंगे, पहले उसको पूरी तरह से सिलेबस को समझ लें। प्रॉपर नोट्स आएंगे, अनावश्यक कचरा उस पर नहीं भरा जाएगा। जो पढ़ने की जरूरत है उतना ही कंटेंट दिया जाएगा। भाषा का भी हमें ध्यान रखना है। फिर हमारी और आपकी मुलाकात होती है अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तभी तक अपना आप सभी ध्यान रखें, पढ़ाई करें, दम के पढ़ाई करें। फिर मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।